गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आप लोगों के पास ऑनलाइन क्लास नहीं जा पाया, कुछ कारण थे, विद्यालय जाना पड़ा। आज मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ। कल हम लोग पढ़ रहे थे शारीरिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस। मैं ओरली एक बार रिवाइज करूं। पहला गुणधर्म, यदि किसी शारीरिक के सभी पंक्तियों को अथवा सभी स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, मतलब सभी पंक्तियों को स्तंभों में अथवा सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, तो इस प्रकार परिवर्तित शारीरिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैंने कल बताया था कि मान लीजिए ये A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये हमने इसको चेंज करके A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, देखिए सारी पंक्तियों को चेंज कर दिया स्तंभ में, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। पहला। दूसरा पॉइंट है, यदि किसी शारीरिक का कोई एक पंक्ति अथवा कोई एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाए, तो उस शारीरिक का मान शून्य हो जाता है विदाउट एनी कैलकुलेशन। जैसे A1 B1 C1 0 0 0, A3 B3 C3 0। ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा गुणधर्म शारीरिक का क्या है, यदि किसी शारीरिक के किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, यदि किसी शारीरिक की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, बदल लिया जाए, स्थान बदल दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त शारीरिक का चिन्ह बदल जाता है। जैसे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 इक्वल टू माइनस A2 B2 C2, A1 B1 C1, A3 B3 C3। ये देखिए चिन्ह बदल गया। अगली प्रॉपर्टी मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि यदि किसी शारीरिक का कोई दो पंक्ति अथवा कोई दो स्तंभ सर्वसम हो जाए, सर्वसम का मतलब सारे एलिमेंट सेम हो जाए, तो उस शारीरिक का भी मान शून्य हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ABC, फिर ABC, फिर PQR। यहां पर देखिए R1 R2 दोनों सेम है, इसलिए इसका मान शून्य। स्तंभों की बात करेंगे तो चलिए ABC PQR, अगर दो स्तंभ भी 0 है तब भी इसका मान शून्य है। अगली प्रॉपर्टी देखिए, अगली प्रॉपर्टी, अगर किसी शारीरिक का कोई एक पंक्ति अथवा कोई एक स्तंभ दो पदों के या दो अवयवों के योग अथवा अंतर के रूप में लिखा गया है, तो उस शारीरिक को उसी कोटि के दो शारीरिक में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे
A1 प्लस D1 B1 C1, A2 प्लस D2 B2 C2, A3 प्लस D3, प्लस माइनस आप कोई भी कर सकते हैं, B3 C3। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, प्लस माइनस ये चिन्ह। अगला बनेगा बेटा D1 D2 D3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ये देखिए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इस तरह दो सारणिक में इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी देखिए, अगली प्रॉपर्टी क्या है? यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी अचर राशि k का गुणा कर दिया जाए तो संपूर्ण सारणिक का मान पूर्व मान का k गुना हो जाता है। जैसे आपने डेल्टा लिखा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, आपने k का गुणा कर दिया। देखिए, जब k का गुणा करेंगे ये बन जाएगा k A1 k B1 k C1, फिर A2 B2 C2 A3 B3 C3। यानी ये पूरी सारणिक का जो पूर्व मान था उसका ये k गुना हो जाता है। ये है सारणिक के अग प्रॉपर्टी। और अंतिम प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए, यदि किसी सारणिक में कोई चर राशि है, यक्स मान लीजिए, और उस चर राशि यक्स बराबर a के लिए, यक्स बराबर a के लिए x की जगह a रख के मान लीजिए सॉल्व कर दिया जाए और उस सारणिक का मान शून्य हो जाए, तो x माइनस a उस सारणिक का एक गुणनखंड होता है। जैसे आप बीजगणित में पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ यदि किसी सारणिक में निहित किसी चर x बराबर a के लिए सारणिक का मान शून्य होता है तो x माइनस a उस सारणिक का एक गुणनखंड होगा। तो बच्चों, इस तरह ये प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स हैं। इन्हीं के आधार पर अब हम अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या क्या पढ़ा आपने। सारणिक क्या है, सारणिक का रिप्रेजेंटेशन क्या है, सारणिक के क्रम कोटि क्या होते हैं, सारणिक उप सारणिक क्या है, शाखंड क्या है, सारणिक का प्रसार कैसे हम करते हैं, चाहे पंक्ति के सापेक्ष चाहे स्तंभ के सापेक्ष, और सबसे प्रमुख चीज है सारणिक का गुणधर्म क्या है। इतनी सारी चीजों के आधार पर अब आप आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और देखा जाए कि हमने जो पढ़ा उसको हम कैसे एप्लीकेट करते हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करूं उसके पहले मैं बताऊं कि कुल मिलाकर 36 एग्जाम्पल हैं, 36 एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल, और बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व किए गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। मैं तो अनसॉल्व कर ही रहा हूं, लेकिन आप लोग भी इसको सॉल्व करिएगा। ठीक, मैं जरा सा इंक डाल दूं।
बच्चों पहला सवाल है, निम्न सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। मैं एक बड़ा क्वेश्चन ढूंढ रहा था, थोड़ा बड़ा। छोटे क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करिएगा। मैं 10वां क्वेश्चन सॉल्व करता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी ए प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी। ये आपको करना है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए। एक क्वेश्चन है, इसको मैं अच्छे से प्रूव कर रहा हूं, आप सीखो कैसे प्रूव करते हैं। ये सारणिक है हमारी। ए बी प्लस सी ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी ए प्लस बी और सी स्क्वायर। एक चीज और, जिस तरह का ऑपरेशन आप आव्यूह में किया करते थे, पंक्तियों को पंक्तियों से घटाने का, जो प्रारंभिक संक्रिया जिसको हम बोलते हैं, वो सारणिक में भी लागू होता है। सारणिक में भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मान लीजिए हम R1 से R2 घटा दें, जोड़ दें, या जो भी आप स्वतंत्र हैं प्रारंभिक संक्रिया के लिए, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आइए देखिए, हम क्या करते हैं बच्चों, C1 टेंड्स टू, पहले ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, जोड़ दिया C1 C2 को, तो A प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, बाकी को छोड़ दीजिए, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या किया, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2। फायदा क्या हुआ, देखिए C1 के सारे एलिमेंट आपके बराबर हो गए, कॉमन हो गया, बाहर निकल गया। ए प्लस बी प्लस सी बाहर हुआ, 1 1 1। बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपको मिला। मैं ऊपर से मिटाता हूं। और फिर मैं ले चलता हूं। बच्चों ध्यान देना, मैं R1 से R2 को और R2 से R3 को घटाने जा रहा हूं। देखिए, A प्लस बी प्लस सी घटा देंगे तो क्या मिलेगा, एक में से गया 0, बी प्लस सी माइनस सी, यह आ जाएगा बी माइनस ए, और यह आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ये भी 0 हो जाएगा, और यहां पर ए करके सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसको रहने दीजिए 1 ए प्लस बी
और सी स्क्वायर। ये देखिए हमने क्या किया, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। एक चीज था, आव्यूह में प्रारंभिक संक्रिया अगर R के सापेक्ष थी तो हम C यूज नहीं कर सकते थे, यहाँ ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। आप दोनों क्रियाओं में जब चाहिए जो चाहिए करिए, यह भी सारणिक का एक गुणधर्म ही है, यह भी एक गुणधर्म है। इट इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो आगे चलते, अब आप देखिए R1 से B फैक्टर करेंगे तो यहाँ भी A माइनस बी और यहाँ भी B माइनस ए, तो हम B माइनस ए को कॉमन करते हैं, यानी A प्लस बी प्लस सी, B माइनस ए कॉमन करें, A माइनस बी कॉमन कर लेते हैं, चलिए A माइनस बी, तो और यहां से हम B माइनस सी कॉमन कर लेते हैं। अब मेरे पास क्या बचा है, 0 बच गया, यहाँ -1 बचा, यहाँ A प्लस बी बचा, 0 बचा, -1 बचा, B प्लस सी बचा, 1 बचा, A प्लस बी बचा एंड सी स्क्वायर बचा। अब आप R3 के सापेक्ष इसका प्रसार कर दीजिए। जब आप प्रसार करेंगे ये देखिए तो केवल ये 4 एलिमेंट बनेंगे, A प्लस बी प्लस सी, A माइनस बी, B माइनस सी, और प्रसार करेंगे तो 1, ये देखिए 0 और ये 0, सारणिक का प्रसार -1, A प्लस बी, B प्लस सी, क्रॉस, ऐसे आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपको मिलेगा A प्लस बी प्लस सी, A माइनस बी, B माइनस सी, और यहां पर देखो बच्चों माइनस बी माइनस सी, फिर माइनस सूत्र में होता है A प्लस बी, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और हमको फाइनली मिला A प्लस बी प्लस सी, A माइनस बी, B माइनस सी, और यहाँ क्या है A माइनस सी, माइनस को कॉमन करो तो ये भी C माइनस ए बन जाएगा, और माइनस को यहाँ लगा दीजिए तो A प्लस बी प्लस सी, फिर A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए। आपका सवाल देखिए सिद्ध होता है। ये एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। बाकी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, छोटे छोटे सवाल हैं। कुछ आप प्रयास करें कैसे हम क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है इसमें, तो आपको भी थोड़ा समझ में आएगा कि डिटर्मिनेंट्स को स्टार्ट कैसे करते हैं। जैसे आपको समझ में आ गया स्टार्ट करना तो कोई कठिन नहीं, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। आइए क्वेश्चन और करते हैं छोटा सा, तीसरे का पहला छोटा क्वेश्चन। दिया है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है, ये सिद्ध करना है, इसका मान 0 होगा। अब अगर प्रॉपर्टी का उपयोग करिए तो जरा देखिए ध्यान से, हम इसको 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, इसको हम क्या करते हैं, C1 से C2, C2 से C3 घटा देते हैं। 13 में से 16 गया, ऐसा करिए C2 से C1 घटाइए तो 16 में से 13 गया 3, 17 में से 14 गया 3, 18 में से 15 गया 3, 19 में से 16 गया 3, 20 में से 17 गया 3, 21 में से 18 गया 3, और बाकी को रहने दीजिए। ये मैंने क्या किया, C1 टेंड्स टू C2 माइनस C1,
और C2 टेंड्स टू C3 माइनस C2, ये किया। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर किसी सारणी का कोई दो पंक्ति अथवा कोई दो स्तंभ सर्वसम हो जाए तो सारणी का मान शून्य होता है। यहां जरा देखिए, C1 और C2 दोनों सर्वसम है, इसलिए C1 C2, इसलिए ये क्या हो गया, 0। तो आज बच्चों यहीं पे रोक देता हूं, फिर कल हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।